हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक कृतिका। तो इस कृतिका में पाठ नंबर जो तीसरा है उसका नाम है रीढ़ की हड्डी और उसके जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर जी भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने फिल्मों में भी एक दो स्क्रिप्ट लिख करके दी है। और इनका जो रीढ़ की हड्डी जो पाठ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ पेश करना चाहते हैं आपके सामने, इसको पढ़ने से हमारे को क्या कुछ फायदा मिलेगा, क्या कुछ पता लगेगा। नारी की बदलती स्थिति को चित्रित करना। अब नारी की पहले स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है, वो उसके अंदर से हमारे को पता लगेगा। आज की नारी शिक्षित हो चुकी है, यानी कि पढ़ी लिखी हो चुकी है तथा अपने अस्तित्व को पहचानने लगी है कि वो खुद क्या चीज है, वो पहचानने लगी है। यही कुछ बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो स्टूडेंट्स, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी हुई इसका मैं पाठ का सार मैं अभी आपको सुना करके बताता हूँ। तो इसको आप अच्छे से आप सुनिए, इसको आप अच्छे से भी अपनी पुस्तक में भी पढ़िएगा। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर का एक व्यंग्य एकांकी है। व्यंग का मतलब किसी के ऊपर मजाक उड़ा करके उसका कुछ इस तरह से शिक्षा देना। उसमें उन्होंने विवाह संबंधी समस्या को चित्रित किया है। राम स्वरूप लड़की का पिता है, लड़की का नाम उमा है, वह बीए पास है। प्रेमा लड़की की माता है, रतन घर का नौकर है। आज उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है, इस अपनी कहानी के कैरेक्टर्स हैं और ये पहला सीन था उसका। देखिए दूसरा में राम स्वरूप एवं उसके परिवार के सभी सदस्य घर को सजाने में लगे हुए हैं। सारी तैयारियां हो रही हैं। घर में एक तख्त और उस पर एक सफ़ेद चादर बिछा दी गई है। घर का नौकर रतन भी घर के काम में व्यस्त है। तख्त पर हारमोनियम, सितार आदि सजाए गए हैं। उमा की संगीत की परीक्षा वहीं होगी, यानी कि वो परीक्षा भी लेते होते हैं। यही तो है हमारे इंडियंस में, कोई लड़की को देखने के लिए आते हैं तो लड़की को बुलाना, लड़की को चलवाना, लड़की को उठाना बैठाना, इस सारा का सारा इसका इंटरव्यू लिया जाता है। प्रेमा ने नाश्ते की सब वस्तुएं सजा दी हैं। नौकर मक्खन लेने चला जाता है। राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है कि वह उमा को कहे कि वह सज संवर कर आए, किंतु उमा मुंह फैलाए बैठी है। उसे बाहरी दिखावा अच्छा नहीं लगता। माँ बेटी के व्यवहार से तंग है। उमा बीए पास है, किंतु वर पक्ष को उसकी शिक्षा मैट्रिक तक बताई गई है। राम स्वरूप ने अपनी पत्नी को समझा दिया है कि जब वह वर पक्ष वाले आए तो वह उमा को सजा संवार कर भेजे, किंतु उमा को पाउडर आदि वस्तुएं प्रयोग करने का शौक नहीं है। यही होता है कैरेक्टर। हम जो बाहरी रूप से सज धज जाते हैं वो दुनिया का क्या होता है, वो नहीं हमारा असली कैरेक्टर होता। असली कैरेक्टर हमारा गुणों का होता है। और इसी प्रकार क्या है कि इन्होंने झूठ बोला है लड़के वालों के सामने कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। वो सिर्फ 10वीं पास ही है, बीए पास है, लेकिन उनको बीए पास बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो लड़के वाले हैं उसके माता पिता जो हैं लड़के के, उनका ये मानना है कि यदि लड़की पढ़ी लिखी जाएगी तो घर में नखरे करेगी। बस यही एक वहम के कारण वो कम पढ़ी लिखी लड़की ही लाना चाहते हैं कि वो घर में जाएगी तो नखरे करेगी और हम सबको दबा लेगी। तभी शंकर और उसके पिता गोपाल बाबू आ जाते हैं। गोपाल बाबू की आंखों से लोक चतुराई टपकती है। लोक चतुराई का मतलब कि लोगों की नज़रों में वो बहुत चतुर और तेज बनना चाहता है।
उसकी आवाज़ से पता चलता है कि वह अनुभवी और लालची है। शंकर कुछ खींचे निपोड़ने वाले नौजवानों में से हैं। अभी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे करने वाला है। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी तथा कमर झुकी हुई है। बाबू राम स्वरूप उन दोनों को अत्यंत आदर भाव से स्वागत करते हुए बिठाते हैं। बातचीत करते हुए राम स्वरूप ने शंकर की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की। बाबू गोपाल प्रसाद ने बताया कि शंकर एक साल बीमार पड़ गया था। क्या बताऊं कि इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां लग जाती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाने बैठते तो भूख वैसी की वैसी। पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12-12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी। ये क्या है, ये दोनों जो बूढ़े आपस में हैं वो अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत बात होती है। क्योंकि उनके ज़माने में वातावरण कैसा था, उनके ज़माने में खाना पीना कैसा था, लेकिन आज के ज़माने में बहुत कुछ बदल चुका है। ये बात उचित नहीं है। इसमें एक कमर की बात बताई गई है। जो शंकर है उसकी कमर क्या है, झुकी हुई है। वो क्यों झुकी हुई है, वो उमा आगे उसका पर्दा खोलेगी। तो ये भी क्या है, कुछ झूठ बोल के उनको बता रहे हैं कि ये बीमार पड़ गया था, उसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है। लेकिन कमज़ोर किस कारण हुई है, आगे उमा बताएगी। आगे देखिए क्या होता है। बातचीत करते हुए गोपाल बाबू ने पूछा कि आपकी बेटी तो ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में जो सुना है वह तो गलत है ना। साफ बात यह है कि हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो हमने रखनी नहीं है, ये उन्होंने कहा। नाश्ता समाप्त हो चुका है। तभी उमा हाथों में तस्तरी लिए आती है। तस्तरी का मतलब यानी कि ट्रे लेकर के आती है। उसने सादगी के कपड़े पहने हैं, उसकी गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें झुका कर देखता है, क्योंकि वो पहचान गया है कि तेरी असलियत अभी यहाँ सामने आने वाली है। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उमा जब चेहरा ऊपर उठाती है तो उसके नाक पर रखा हुआ चश्मा दिख जाता है। अब जो चश्मा होता है ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार बच्चे की निशानी होता है। बाप बेटा दोनों एक साथ चौंक कर कहते हैं, चश्मा? बाबू राम स्वरूप बात को संभालते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी। अब देखिए बेटा, अब बेटी की शादी के लिए जो बाप है जगह जगह झूठ बोलना पड़ता है बेचारे को, इसीलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। बाबू गोपाल प्रसाद उमा को बैठने के लिए कहते हैं। वह उससे गाने बजाने की विषय में पूछते हैं। राम स्वरूप उमा को एक आध गीत सुनाने के लिए कहते हैं। उमा उन्हें मीरा का भजन गाकर सुनाती है। भजन क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गीत में तल्लीन होने पर उसका मस्तक ऊपर उठ जाता है। अब गीत में तल्लीन का मतलब बिल्कुल लीन हो जाती है, बिल्कुल डूब जाती है, उसके राग में डूब जाती है। जैसे ही वो ऐसे करके मुंह ऊपर उठाती है तो वो एकदम रुक जाती है। उसने क्या किया, उसने शायद शंकर को पहचान लिया। वह गाते गाते एकदम रुक गई। उमा उठने को हुई तो उसे रोक लिया गया। फिर गोपाल प्रसाद उसे पेंटिंग और सिलाई की शिक्षा के विषय में पूछते हैं। सारा कुछ पूछते हैं, सिलाई कढ़ाई सब पूछते हैं, भी आता है कि नहीं आता है। तसल्ली होने पर इनाम आदि की जानकारी भी चाहिए। इस पर वह चुप रही। जब उमा से संबंधित अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसके पिता ने दिए तो गोपाल प्रसाद ने कहा कि जरा लड़की को भी मुंह खोलना चाहिए। तो राम स्वरूप ने उमा को जवाब देने के लिए कहा। अब बेचारी उमा क्या है, उस लड़के को देखकर पहचान जाती है कि ऐसे लड़के के हाथ में मेरा हाथ दिया जा रहा है। अब वो सारी की सारी पोल उसके सामने खोल देती है। वो अंदर से आग बबूला हो रही है, अभ्रास एकदम से निकाल देगी। उमा ने कहा, क्या कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना
इतना ही कुछ बोला था। आगे राम स्वरूप के रोकने पर भी उमा कहती है, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं ना, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर वह पुनः कहती है कि हमारी बेइज्जती नहीं होती, जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और आप जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। अब सारी पोल उसकी खोल देगी ये, और वहां से कैसे भगाए गए थे। इस पर गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो। लेकिन देखो, गोपाल प्रसाद को ये नहीं कि तेरे लड़के की कमी बताई जा रही है, वो उसकी चिंता नहीं, वो उसके ऊपर थोप रहा है कि क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो। उसको ही उल्टा उसी को ही कह रहा है। तब उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और बीए पास हूँ, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, और न ही आपके पुत्र की भांति ताक झांक कर कायरता दिखाई है। अब कायर बन के बैठा था वो नीचा मुँह किए हुए। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। गोपाल प्रसाद और शंकर अधिक अपमान न सहन कर सके और वे चलने लगे। तभी उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर यह तो पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। उमा के इन शब्दों से गोपाल प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह निराश होकर बाहर निकल जाता है। शंकर का चेहरा रुआसा हो जाता है, वो तो रुआसा होगा ही। राम स्वरूप भी कुर्सी पे दम से बैठ जाता है। उमा सिसकियां भरने लगती हैं। तभी रतन मक्खन लेकर आता है। इस प्रकार एकांकी का अंत करुणाजनक स्थिति में होता है। देखिए, अब वो उमा ने कहा था ना कि उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। वो जो नौकरानी है, वो कुछ लड़कियां, उन्होंने उसको पीटा था वहां पर, इसकी रीढ़ की हड्डी, तभी इसकी रीढ़ की हड्डी के चोट लगी थी, ये कमजोर हो गया था। तो इस रीढ़ की हड्डी जो है, इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया? क्योंकि समाज में जो समाज के रीढ़ की जो हड्डी है वो कौन है? युवा है। अब इसके अंदर एक युवा उमा है। उमा क्या है? ईमानदार है, नीडर है, साहसी है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है। ऐसे मजबूत करैक्टर की ज़रूरत है हमारे समाज को। हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी। और एक दूसरी ओर शंकर है। शंकर क्या है? इस समाज की रीढ़ की हड्डी की मतलब कमजोरी है। समाज का जो मतलब कमज़ोर करैक्टर कहा जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या है, ये जो रीढ़ की हड्डी है पूरे शरीर को संभाल के रखती है। तो ये जो युवा पीढ़ी है यही हमारे समाज को क्या है, संभाल के रखती है। इसलिए जो रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट ये कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आप कीजिए, जो नहीं आ रहे हैं मेरे से पूछिए। धन्यवाद।